नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का स्वागत अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज की वीडियो में हर प्रश्न डिटेल रहेगा, हर प्रश्न की व्याख्या होगी, क्योंकि यहाँ पर जो सभी प्रश्न होंगे सभी आपके एग्जाम पैटर्न पर यानी शिक्षक भर्ती रिलेटेड प्रश्न होंगे, सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न होंगे। तो आइए दोस्तों पहला प्रश्न देखेंगे। 30 प्रश्न रहेंगे, आपको पता है प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आपने इसका पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या होगी, प्रत्येक प्रश्न को डिटेल के साथ जानेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर प्रश्न भी पूछ लिया गया तो आपसे 100% बनेगा। तो पहला प्रश्न यह दोस्तों, प्लेग है, कवक जनित बीमारी है, विषाणु जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है या खनिज जनित बीमारी है। तो प्लेग आपका जो होता है दोस्तों, वह प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है और यह एक संक्रमण जो होता है जिसे हम इन्फेक्शन बोलते हैं, रोग है जो आपके पास्ट्यूरुला पेस्टेक नामक जीवाणु के कारण फैलता है। किस नामक के जीवाणु फैलता है? तो आपके नाम भी दिया गया, पास्ट्यूरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण आपका प्लेग रोग फैलता है। और इससे क्या होता है, मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है, जिसे चूहा यानी रेड प्लेग जो होता है इस रोग का वाहक कहलाता है। और इसका अन्य नामक आप जो है, जिसे आप प्लेग का अन्य नाम भी जान लीजिए, प्रश्न आ सकता है। ब्लैक डेथ हो गया, टाउन हो गया, पेस्ट, ये आपको प्लेग के अदर नाम है, अदर नाम से भी जाना जाता है। तो आदमी को यह रोग जो है प्रत्यक्ष संसर्ग तथा पिस्सू दंश से लगता है। यह तीव्र गति से बढ़ता है और यह कभी कभी जो है निमोनिया का रूप भी धारण कर लेता है। तो आप लोग हर प्रश्न की डिटेल होगी। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। गैसीय अपशिष्ट, जी हाँ दोस्तों, गैसीय अपशिष्ट कौन सा होता है? घरों की नालियों का गंदा पानी होगा, सब्जी एवं फलों के छिलके होंगे, खेत खलिहानों से निकले कचरा होगा या लकड़ी कोयला से धुआं। तो प्रश्न से ही पता चलता है गैस। तो गैस देखिए, गंदा नाली छिलके से नहीं होगा, ना ही खेत खलिहान से। गैस बनेगा लकड़ी कोयला से जलने से जो धुआं बनता है वह आपका गैस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर जान लेते हैं डिटेल के साथ। तो गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं दोस्तों जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट शेष होते हैं तथा गैसीय रूप में होते हैं तथा इससे पर्यावरण में प्रदूषण होता है, जो मुख्यतः वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। और गैसीय अपशिष्ट जैसे लकड़ी के कोयले जलने वाला धुआं, औद्योगिक क्षेत्रों में चिमनियों का धुआं, जंगलों में लगने वाली आग से निकलने वाला धुआं। तो ये सभी आपके एनसीईआरटी पैटर्न के प्रश्न पर है, जो आपके एनसीईआरटी बुक से प्रश्न तैयार किया गया है। ठीक है, आपको पता है एनसीईआरटी से प्रश्न आना है, तो आपके सिलेबस आपके एग्जाम पैटर्न पर ही यहाँ पे प्रश्नों को लाया गया है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? ऐसे पौधे का नाम बताइए जो दूर दूर प्रसारित किए जाते हैं। बीज द्वारा प्रकीर्णन पौधे, बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित, फल द्वारा प्रकीर्णित या आपके कायन जनन द्वारा वितरित। ठीक है, तो वे पौधे जो दूर दूर प्रसारित होते हैं वे पौधे आपके कौन से होते हैं? कायन जनिन द्वारा वितरित पौधे होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया दोस्तों। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। जब कोई भी जीव, ठीक है, दूसरे सहजीवी जीव के प्रभावित किए बिना ही लाभ ले तो वह जीव जो कहलाता है आपका सहभोजी जीव कहलाता है। ठीक है, उसकी सहमत से, ठीक है, भोजन ग्रहण करता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? सहभोजी जीव कहलाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है सहभागिता या सहभोजी जो होते हैं यह दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अनिवार्यता होती है जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध के लाभ होता है किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि भी नहीं होता है, इसलिए आपका सहभोजी हो जाएगा। जैसे उदाहरण के मान लीजिए गैस्ट्रोपोड हो गया, कवच में एक केकड़ा रहता है और कवच के ऊपर समुद्री एनीमोन चिपकी रहती है। इसी प्रकार शार्क से जो आपका पेट्रोमाइजोन चिपका रहता है और जो होते हैं व्हेल मछली, व्हेल से समुद्री वनिकल चिपके रहते हैं व्हेल मछलियों में। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, हर प्रश्न का व्याख्या होगी। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाता है तो मोर का पोषण तल क्या होगा? आपको पता है खाद्य जाल से एक प्रश्न आना ही आना है, सभी एनसीईआरटी के पैटर्न पर आना है। तो जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाता है तो मोर का पोषण तल क्या होगा? अंतिम घटक होगा, प्राथमिक या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। ठीक है दोस्तों, ये मोर हो गया, मोर को हम एम से डिनोट कर देते हैं। फिर हो गया सांप, तो सर्प हो गया। ठीक है,
तो सर्प क्या हो गया, सांप किसको, कीड़ों खाता है, ठीक है, काकरोच कैसे कर देते हैं, कीड़े किसको खाता है, हरे पौधे को खाता है, ट्री कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको सर से पौधे के बाद आ गए कीड़े, कीड़े के बाद सर्प, सर्प के बाद क्या आ गया, सांप, मोर, ठीक है। तो ये मोर कहाँ से हो, शीर्ष पर आ जाएगा, तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर आपका मोर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हरे पौधे, कीड़ा, सांप, मोर, उत्पादक मोर खाद्य श्रृंखला में पिरामिड में शीर्ष स्थान पर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा जो है कायंत्री शैल का उदाहरण है, ग्रेनाइट होगा, बलुआ पत्थर, संगमरमर या चूना पत्थर। ये सभी आपके शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न है, संभावित प्रश्न है और एनसीईआरटी पैटर्न पर प्रश्न है और यहीं से प्रश्न आना है। तो कायंत्री शैल का उदाहरण जो होता है आपका संगमरमर होगा। क्यों होगा भैया, क्योंकि जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप तत्व मैग्मा बाहर निकलता है, जब ये ज्वालामुखी विस्फोट होता है, हर प्रश्न की व्याख्या होगी, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। जब ये लावा विस्फोट होता है तो ये लावा आता है और इधर जो होता है ये मैग्मा जमा होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, ठीक है, बाहर निकलना, ठीक है, तब तो मैग्मा बाहर निकलता है, तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की जो चट्टानें होती हैं वह रूपांतरित हो जाती हैं। तो इस प्रकार के रूपांतरण के कारण जो है चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, जो चूना पत्थर होता है वह आपके संगमरमर पत्थर में परिवर्तित हो जाता है। चूना पत्थर, अवसादी, तलचटी, ठीक है, परतदार चट्टानें, ठीक है। तो ये सारा पूरा आपका डिटेल था। अब देखेंगे अगला प्रश्न, देख लेते हैं क्या दिया गया प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते जाएंगे। दोस्तों प्रश्न यह है कि महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये सभी एनसीईआरटी बुक से लिए गए प्रश्न है, सिलेक्टेड प्रश्न है और यहीं से प्रश्न आना है, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर प्रश्न की व्याख्या होगी। तो महासागरों में निम्न में से लवण जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम सल्फेट होगा, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। तो आपको पता है लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो होता है लवण में सर्वाधिक, लवण यानी साल्ट, ठीक है, तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और जल यानी में सोडियम क्लोराइड जो की मात्रा जो है 35 ग्राम प्रति लीटर होती है। अगर आप समुद्री जल में देखेंगे, महासागरों के जल में, ठीक है, वहाँ पर 1 लीटर में 35 ग्राम आपका सोडियम क्लोराइड होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो और इसका सोडियम क्लोराइड का रासायनिक जो सूत्र होता है NaCl होता है, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड, सोडियम एक अकार्बनिक यौगिक का, दोनों का जो सोडियम और क्लोराइड का आयन को दर्शाता है वह 1:1 में होता है NaCl का, ठीक है, Na और Cl का अनुपात आयन में 1:1 का होता है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के न्यायाधीश। तो सभी को पता है राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता आपके कौन करते हैं भैया, सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, उपराष्ट्रपति करते हैं, जी हाँ, उपराष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, इनमें 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं, अन्य 238 सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य, तो जो सदन के सदस्य होते हैं, विपक्ष और आपके पक्ष, दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं वह आपके उपराष्ट्रपति का चयन करते हैं और इनका कार्यकाल, सभापति का कार्यकाल कितने होता है, 5 वर्ष का होता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। ऐसी मिट्टी का नाम बताइए जिसका विस्तार जो है भारत के सर्वाधिक इलाकों पर हो, क्षेत्र यानी इलाका। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या आपकी बलुई मिट्टी। तो दोस्तों इस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है, वह आपकी जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी क्यों है, क्योंकि नदियों का भारत देश जो है, अपना देश है, नदियों का विशाल है, हर जगह नदी है, ठीक है, चारों तरफ से नदियां आ रही हैं, जा रही हैं, सागर में गिर रही हैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो भारत के भूभाग में लगभग 40 से 45% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका कारण कि हमारे देश में नदियां हैं, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। इस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, ठीक है। इन दोनों उर्वरकों की जो है कमी पाई जाती है। जो आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है इनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरक जो होते हैं इनमें कमी होता है,
ठीक है, परंतु जो ह्यूमस की मात्रा होती है आपके जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में होती है, इसलिए यह मिट्टी जो है कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भी होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं वह कौन सी द्वितीय चरण उपभोक्ता हो गए, प्रथम चरण हो गए या तृतीय चरण। तो जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं वो प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, पौधे शाकाहारी जंतु मांसाहारी जंतु उत्पादक प्रथम होगा। ठीक है, इनको डिटेल के साथ मैं आपको बना चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। ठीक है, जैसे सांप, शेर, मोर आदि। ठीक है, और मनुष्य प्रथम एवं द्वितीय दोनों श्रेणी का होता है। ठीक है, और द्वितीय श्रेणी में सांप, शेर और मोर आता है। ठीक है, द्वितीय श्रेणी में के उपभोक्ता की बात की जाए तो सांप, शेर और आपका मोर ये द्वितीय उपभोक्ता के कहलाते हैं श्रेणी के, और जो मनुष्य होता है, ह्यूमन होता है, ये दोनों होते हैं। ठीक है, जिसे हम ऑलराउंडर कह सकते हैं। आपका शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी में भी आता है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। देखिए, आपके पेडागोजी के भी प्रश्न शामिल किए हैं, जैसे आपके एग्जाम में आना है। तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण कौन सा है दोस्तों? तो देखिए, सृजनात्मक विधि, लक्ष्य केंद्रित विधि, चयनात्मक, ये तीनों जो हैं पर्यावरण शिक्षा के समस्या समाधान के विधि के गुण हैं। सृजनात्मक, लक्ष्य केंद्रित और चयनात्मक, ये तीनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। प्रश्न है, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते जाएंगे क्योंकि आपका ये अपना परिवार है। तो प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं, सभी लोग बताएंगे जो प्रेक्षण विधि होती है इसकी सीमाएं की कौन है। ठीक है, तो प्रेक्षण विधि की जो सीमाएं होती हैं, इस विधि में दोस्तों प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, प्रेक्षण विधि की सीमाएं आपको दी गई हैं आपके फेस पर। देखिए, समस्या के चुनाव से परिणाम की वैधता निर्धारित करने के प्रत्येक स्तर की उपयोगिता जो है संदेह रहित रहती है। ठीक है, लेकिन आपका प्रश्न यह पूछा गया है कि प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, वीडियो को लाइक करते जाएंगे। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? दोस्तों, जो इकोसिस्टम होता है इसकी सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम की सभी लोग जानते हैं सही परिभाषा क्या है, कि जहाँ पर जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र को ही इकोसिस्टम कहते हैं। किसका? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र को इकोसिस्टम कहते हैं। दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर, जीव, अणु सभी शामिल होते हैं और अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतर्वेता करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? मानव विकास का क्रम जो है दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक का निचोड़ है। जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी बुक से लिए गए प्रश्न हैं और ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। ठीक है, शरीर का भार कम होना होगा, शरीर को अच्छी प्रकार का आधार देना होगा, या हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, या अधिक तेज चाल। तो दोस्तों, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे जो बड़ा लाभ यही है कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। ये सभी प्रश्न आप टेलीग्राम में भी प्राप्त करेंगे नोट्स पीडीएफ फाइल के तौर पर, तो टेलीग्राम में जरूर सर्च करें जयसवाल कोचिंग सेंटर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ये लाजवाब प्रश्न है, सिंपल प्रश्न आप लोगों को लगता है। मैं आपको बता देता हूँ, इन्वायरमेंट की क्लास में जब आप एग्जाम में देंगे 30 में से 15 प्रश्न आपको ऐसे लगेंगे जो आपको सबसे बनेंगे। ठीक है, और बाकी के जो 10 प्रश्न होंगे जहाँ पर आपको क्या होगा, ये होगा, ए भी होगा, बी होगा, सही हो, कन्फ्यूजन में होगे। और 5 प्रश्न में आपको हवा भी नहीं लगेगी। जी हाँ, 5 प्रश्न में आपको हवा नहीं लगेगी। क्लासेस डेली देखिए, हवा नहीं सब कुछ लगेगा, हवा नहीं सब कुछ लगेगा, क्योंकि ठंडी ज़्यादा हवा लगनी भी नहीं चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ, फिजियोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ आपने नाम सुना होगा, तो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इस यंत्र में जो है रिएक्टर पैमाने का प्रयोग होता है,
0 से 9 अंक का चिन्हित होता है। प्रत्येक बढ़ता हुआ अंक भूकंप की बढ़ती हुई तीव्रता को प्रदर्शित करता है और अगला अंक पिछले अंक से 10 गुना अधिक भूकंप में तीव्रता बताता है। यानी 0 से जो 9 तक होते हैं, आपका 1 2 3 9 तक होंगे। अगर मान ली 0 से 1 तक आना है, ठीक है, तो 0 से 10 गुना जब आपकी तीव्रता होगी तो वह 1 में आएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं, ऐसा आपकी वहाँ पे दर्शाया जाता है पैमाने पर। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। ठीक है, बृहस्पति तो सबसे बड़ा ग्रह है आपका सौर मंडल का, और निकटतम आपका बुध है। आइए कुछ सौर मंडल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रमों के ग्रहों पर इस प्रकार है। पहले बुध होगा सबसे नज़दीक, फिर थोड़ा दूर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति, शनि, वरुण। ठीक है, तो वरुण आपका सबसे दूर है सूर्य की स्थिति के अनुसार। अब बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसलिए सबसे गर्म आपका बुध ग्रह भी है, क्योंकि यह सूर्य के नज़दीक में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। आप लोग सभी लोग जानते हैं गिर राष्ट्रीय पार्क आपके गुजरात राज्य के कठियावाड़ जिले में है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे कुछ डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के कठियावाड़ जिले में है और इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया था और यह बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस प्रकार के शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो यह बब्बर शेरों के लिए। और गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आपकी 1965 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। तो निगेटिव प्रश्न बताना है कि निरीक्षण विधि की क्या विशेषता नहीं है। दोस्तों, सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, देखिए, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होती है। जो निरीक्षण विधि होती है यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होती है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में कार्य करते हैं। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षण द्वारा अपनाई जाती है। तो निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, यानी यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो निरीक्षण विधि आपकी मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। सभी प्रश्न एनसीईआरटी के पैटर्न पर हैं। एनसीईआरटी के बुक का पूरा निचोड़ है और ये आपका प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। जी हाँ, 30 प्रैक्टिस सेट हैं। आप यहाँ पे अपना स्कोर चेक कर सकते हैं एग्जाम के पहले। तो निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है? पेट्रोल, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो किसको दोस्तों पर्यावरण स्नेही माना जाता है? सभी लोग जानते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस को पर्यावरण का स्नेही माना जाता है, जिसे हम सीएनजी गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपके जो मुख्य रूप से मीथेन, इथेन, प्रोपेन होता है इसमें, ठीक है, इस रासायनिक संगठन के बगैर दाब गैसों का समान होता है। ठीक है, सीएनजी में क्या क्या होता है? मीथेन, इथेन और प्रोपेन, इन तीनों का मिश्रण होता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। दोस्तों, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। कोई भी जब परितंत्र होता है उसमें तत्वों का चक्रण कहलाता है। भूवैज्ञानिक चक्रण, जैव भू रासायनिक चक्रण, रासायनिक चक्रण, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? यह जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये बार बार आपके शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न, आपको सभी को पता होगा कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन रहे हैं। सभी लोग जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा इस चिपको आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। इससे कुछ डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। यह आंदोलन वृक्षों के काटने के विरोध में वर्ष 1973 में वर्तमान उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और इस आंदोलन में जिस पेड़ को काटा जाता था लोग उस पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते थे। तो इस तरह से पेड़ों की रक्षा जो है आंदोलन शुरू की गई थी। ठीक है, इसके प्रणेता आपके सुंदरलाल बहुगुणा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो जो आपकी इंसुलिन है इसकी रासायनिक प्रकृति जो होती है प्रोटीन पर होती है। दोस्तों, सेंगर ने पहल में गाय के इंसुलिन के अणु की संरचना का पता लगाकर सिद्ध किया कि यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है। इसके लिए इन्हें 1958 में नोबेल पुरस्कार मिला। जी हाँ दोस्तों, सेंगर जो आपके वैज्ञानिक हैं इनको, ठीक है, गाय के इंसुलिन के अणु की रचना का पता लगाने पर इनको पता लगाया, सिद्ध किया कि यह एक पॉलीपेप्टाइड है, और जब सिद्ध कर लिया तो इनको 1958 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो इंसुलिन ही वह प्रथम प्रोटीन है जिसका आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में संश्लेषण करने में सफल हुए हैं, और मानव इंसुलिन जो है सन 1965 में
सान ने संश्लेषण किया था। जी हाँ, मानव इंसुलिन का बात किया जाए तो 1965 में जो है सान आपके जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने संश्लेषण किया था। और गाय का इंसुलिन जो है 1958 में, ठीक है, पहल जो आपकी 1953 में की गई थी और नोबेल पुरस्कार इनको 58 में मिला। और मानव इंसुलिन जो है 1965 में, ठीक है, सान ने संश्लेषण किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पौधों में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है पराग कणों से, मूल शीर्ष से, तने से या पराग कोश से। तो पौधों में अर्धसूत्रीय का विभाजन जो होता है सभी लोग जानते हैं पराग कोश में होता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न सभी लाजवाब हैं, अपने आप में सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। जो आपकी जैविक समुदाय होती है उसमें प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, ठीक है, प्रेडिटोर होता है। तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वह आपका शाकाहारी कहलाता है। इसको कुछ डिटेल के साथ जान लेते हैं। ठीक है, जैविक समुदाय खाद्य श्रृंखला होती इस प्रकार होती है: शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर अपघटक होता है। और प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, इसी प्रकार आपके समुदाय में प्रथम उपभोक्ता जो होते हैं वह शाकाहारी होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन होती है? यानी ज्वर यानी बुखार को नियंत्रण करने के लिए आमतौर पर जो है सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? बी कॉम्प्लेक्स है, ब्रूफेन है, पैरासीटामॉल है या लिव 52 है। तो लिव यानी लीवर के लिए है, ठीक है, ब्रूफेन दर्द के लिए होता है, सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे आपका ज्वर नियंत्रण के लिए पूछा गया है। तो यह देखिए लाजवाब है इस प्रश्न, और ऐसे प्रश्न आएंगे, जी हाँ, साइंस से भी एक दो प्रश्न आएंगे। तो ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषध सभी लोग जानते हैं पैरासीटामॉल है, ठीक है। पैरासीटामॉल जो होती है ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर जो है आप देखते होंगे घरों में थोड़ा सा बुखार हुआ तो मेडिकल से जाके पैरासीटामॉल की गोली ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आमतौर पर आपके हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है, पैरासीटामॉल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दही निर्माण हेतु कौन सा जो है सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होता है? ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, या आपके एस्परलिजस होता है, या आपका रेट्रोवायरस होता है, या बैसिलस होता है, ठीक है। तो दही निर्माण हेतु सूक्ष्म जीव का उत्तरदायी होता है आपका, ठीक है, लैक्टोबैसिलस होता है। इसको थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं कि दूध से दही निर्माण की क्रिया में सूक्ष्म जीव आपका लैक्टो, ठीक है, बैसिलस उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? जो मानव रुधिर वर्ग है इनकी खोज जो है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? जेनिंग्स ने, लैंड स्टीनर ने, पेंटिन एवं मॉस ने, या कार्ल मार्क्स से। तो मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक ने किया है वह आपके लैंड स्टीनर हैं, ठीक है दोस्तों। थोड़ा डिटेल से जानेंगे। मानव रुधिर वर्ग की खोज ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक कार्ल लैंड स्टीनर ने वर्ष 1901 में किया था। इन्होंने रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में विभाजित किया था, जिसे हम ग्रुप के नाम से, ब्लड ग्रुप जैसे जानते हैं ना, तो ब्लड ग्रुप की खोज आपके, ठीक है, कार्ल लैंडस्टर ने 1901 ईस्वी में की थी। ये कहाँ के चिकित्सक वैज्ञानिक है? चिकित्सक हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। इन्होंने 4 आपके रुधिरों में वर्ग को 4 ग्रुपों में, वर्गों में, जिसे हम ब्लड ग्रुप बोलते हैं, ए बी ओ वर्ग, ठीक है, इन 4 वर्गों में आपको बांटा गया। तो ए बी रुधिर जो वर्ग होता है वह सर्वग्राही होता है, ठीक है, यानी ए बी ग्रुप वाले जो होते हैं सर्वग्राही होते हैं, यानी सबसे ले सकते हैं, ए से भी, बी से भी, ओ से भी, ए बी से भी, सबसे ले लेते हैं। तो सर्वग्राही जो होते हैं ए बी ग्रुप वाले होते हैं। ए और बी दोनों जो है प्रतिजन पाया जाता है, ए और बी दोनों ग्रुपों में एंटीजेंस जिसे हम प्रतिजन पाया जाता है, परंतु एंटीबॉडी का अभाव भी होता है। और वो सभी लोग जानते हैं, ओ ब्लड ग्रुप वर्ग सर्वदाता कहलाता है, सभी को दे सकता है, ओ सभी को दे सकता है और ए भी सभी से ले सकता है, ठीक है दोस्तों। और ओ क्यों सर्वदाता होता है? क्योंकि एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता, आपके ए और बी में एंटीजन पाया जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ से भी प्रश्न आता है कि आलू, प्याज, अदरक हैं, तना है, जड़ है, उपस्थित आपके जड़ें हैं या सल्क पत्र है? तो अपस्थानिक जड़ें, सल्क पत्र कौन सा होगा? तो सभी लोग जानते हैं प्याज, आलू, अदरक ये सभी आपके तने हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे आपके
हल्दी हो गया, अदरक हो गया, कंद हो गया, आलू हो गया, शकलकंद, प्याज, लहसुन, घनकंद, अरबी, ये सभी आपके दो तने कहलाते हैं। ठीक है, तने से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, एक कोष की सूक्ष्मजीव कौन सा है? विषाणु है, स्पाइरोगायरा है, पैरामीशियम है या हाइड्रा है? तो एक कोष की जो सूक्ष्म जीव होता है सभी लोग जानते हैं पैरामीशियम ऐसा जीव है जो एक कोष की सूक्ष्म जीव होता है। जी हाँ दोस्तों, पैरामीशियम एक कोष की जीव होता है। एक कोष की वह जीव होते हैं जिनके शरीर का निर्माण मात्र एक ही कोशिका से होता है। उनके बॉडी का, शरीर का निर्माण एक ही कोशिका से होता है, इसलिए इनका नाम एक कोष की जीव में रखा गया, जो आपके ठीक है, पैरामीशियम उदाहरण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप जो है पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो साबुन का विस्थापन पादप उत्पाद कौन सा होगा? रीठा, रुद्राक्ष, तेंदु, उपरोक्त सभी। दोस्तों सभी लोग कमेंट करेंगे। लाजवाब क्लास है, सभी लोगों को धन्यवाद है जिन्होंने वीडियो अंत तक देखा, इन प्रश्नों को देखा, समझा, क्योंकि आपका जो सपना है, टारगेट है, सिलेक्शन सर्वोपरि है। जी हाँ, ऐसा पादप उत्पाद जो साबुन का विस्थापन है वह आपका रीठा कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, रीठा ऐसा पादप उत्पाद है जो साबुन का विस्थापन करता है। ठीक है, साबुन का विस्थापन होता है और रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। जी हाँ, रीठा का जो प्रयोग किया जाता है बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। और पर्यावरण की जो अगला प्रैक्टिस सेट होगा, कल फिर इसी टाइम पर मिलेंगे, हर प्रश्न की व्याख्या के साथ मिलेंगे। दोस्तों ये क्लास आप लोगों को कैसे लगे हमें प्लीज़ कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। और ऐसे ही क्लासेज, इससे बेस्ट तैयारी के लिए आगे आने वाले जो प्रैक्टिस सेट होंगे, धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे। देखिए दोस्तों, आपको पता है 60 प्रश्न आपको इजीली आना है। ठीक है, 60 प्रश्न इजीली आएंगे, सभी से बनेंगे। 20 प्रश्न में आपके कंबाइंड रहेंगे। ठीक है, कुछ से बनेंगे, कुछ से नहीं बनेंगे। और जो आपके 20 प्रश्न होंगे, ठीक है, 20 से जो आपके 40 प्रश्न होंगे वो आपके कैसे होंगे भैया? 20 प्रश्न जो होंगे, क्योंकि 60 नॉर्मल हो गए, 20 आपके बीच वाले हो गए, समान हो गए, यानी कि समान तो 60 हो गए, 20 थोड़ा कठिन हो गए, और जो 20 हो गए ये इसमें हवा, कहते हैं ना जब आंधी तूफान चलता है उसमें जो बचता है वही भैया यहाँ पे जो सिलेक्शन पाएगा। यानी कि जो क्लास डेली लेगा, सिलेक्शन पाएगा, मेहनत करेगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें, हमेशा स्वस्थ रहें, अपने आप को ठीक है सेफ रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद सभी का।